तीसरे वक्ता हैं वो यहाँ पर मंच पर आ सकते हैं। और इस बीच आप लोगों के लिए एक मौका है, अगर आप में से कोई भी किसी का हृदय परिवर्तन हुआ है, किसी का मन डोल रहा है, तो आप अपना गमछा वहां पर रखकर दूसरा गमछा लेकर, ये देखिए शुरू हो गया। कोई नहीं, बीच वाले भी नहीं, हिलना ही नहीं है, सोच लिया है। आज कोई गमछा एक्सचेंज नहीं होएगा। चलिए अभी आप लोगों को एक एक मौका और मिलेगा। शुरू करते हैं और आपका मोहम्मद फैज खान साहब 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत माता की। देखिए बात स्पष्ट है कि दोनों कजिन्स आपस में लड़ रहे हैं, हजरत इब्राहिम के वंशज हैं दोनों। उसमें हमारी क्या भूमिका है, हम तो उस पर चर्चा करेंगे ही, और बिल्कुल करेंगे। और जो ईरान के पक्ष में मेरी बहनें बैठी हैं, बेटा जल्दी से सर कवर कर लो, हिजाब पहन लो, नहीं तो तुमको क्रेन में लटका दिया जाएगा। ध्यान रखो, 15 साल की सजा या क्रेन में फांसी। ईरान में ये हिजाब क्लिनिक खोला गया है। अंजना जी, व्हाट इज हिजाब क्लिनिक? आप हिजाब अगर नहीं पहनती है ना, तो आपका वहां पर ट्रीटमेंट किया जाएगा। ईरान में यह व्यवस्था है। और ट्रीटमेंट कैसे होगा समझ जाइए। तो मानसिक रूप से विक्षिप्त कौन है, भारत के पक्ष में कौन हो सकता है, इस बात को हमें सोचने की आवश्यकता है। मैं दूसरे एंगल से बात जाना चाहूंगा। देखिए, भारत और भारतीयता के खिलाफ क्या बात होगी, उससे आप समझ जाइएगा क्या भारत और भारतीयता के पक्ष में हो सकता है। 1920 में कोई लेना देना नहीं था तुर्की के खलीफा का भारत से, लेकिन मोपला में हुआ हिंदुओं पर अत्याचार। अरे वक्फ अमेंडमेंट एक्ट सरकार के खिलाफ आप प्रदर्शन कर दे, मुर्शिदाबाद में 500 हिंदुओं को पलायन करना पड़ा। अभी भी भारत की कुछ बिना हिजाब वाली लिबरल मादाएं खामनेई का समर्थन कर रही हैं और हिंदुत्व को गालियां दे रही है, भारत को गालियां दे रही है। सोशल मीडिया में उठाकर देख लो, वो खामनेई के पास चली जाएंगी तो सबसे पहले क्रेन में उन्हीं को वो टांगेगा। तो हमें यह देखना है कि भारत के पक्ष में क्या है। 1918 में दलपत सिंह शेखावत गए थे, इजराइल को आजाद कराया था ओटोमन साम्राज्य से। इजराइल आकर आज भी 3 मूर्ति चौक पर हमारे वीरों को हाथ जोड़कर प्रणाम करता है। इस बात को याद रखना चाहिए। और कहते हैं कभी ईरान ने हमला नहीं किया। अरे तो यहां पर हमारे दादा भाई नौरोजी कहां से आ गए, JRD टाटा कहां से आ गए? ये सब लोग उन्हीं के भगाए हुए हैं पारसी लोग जो यहां पर आकर रह रहे हैं। ठीक है, तालियां, जबरदस्त। मोहम्मद फैज खान जब बोलते हैं, हम दिल से बोलते हैं, अंदर से निकलता है। आपका 2 मिनट का समय साजिद रशीदी जी शुरू होता है अब। मैं एक शेर से अपनी बात शुरू करता हूं और इसको समझिएगा, ये समझने की बात है। जालिम को अगर जुल्म करने की इजाजत होगी, फिर न जान किसी की भी सलामत होगी। ये समझने की बात है। और दूसरा शेर इजराइल के लिए, जुल्म इतना करो जितना के हो सहना मुमकिन, हाथ अगर हमारा उठेगा तो फिर शामत होगी। अभी फैज साहब को आपने सुना, मैं एक बहुत अच्छा पॉइंट आपको देता हूं, और वो पॉइंट ये है, इंडिया में बीजेपी पार्टी को अगर सबसे ज्यादा कोई मुस्लिम सपोर्ट करता है तो वो है शिया कम्युनिटी, और ईरान में शिया कम्युनिटी सबसे ज्यादा है। जो आदमी ईरान की मुखालफत करता है खड़े होकर, वो उस शिया कम्युनिटी को कहीं ना कहीं ठेंगा दिखाने का काम कर रहा है। यह समझने की बात है। हमारे लिए जो कम्युनिटी सही है, अच्छी है, हम उसको ठेंगा क्यों दिखाएं भाई? फैज खान ने शिया कम्युनिटी को बदनाम करने की और उनको नीचा दिखाने का काम किया है। मैं कंडम करता हूं इनकी बात को। दूसरी बात, हिजाब पर यहां बात ही नहीं थी, आप हिजाब पर बात कर रहे हैं। तीसरी बात यह है, इजराइल जालिम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हजारों बच्चे फलस्तीन के और उनकी माएं, उनकी सिसकियां, उनका रोना, उनका गिड़गिड़ाना, उनका घर छोड़ना, सरकारी अस्पतालों को लाशों में तब्दील कर देना, यह इजराइल का ही काम था। यह समझने, इंसानियत से सोचो। आप सियासी उसमें मत आओ, आप कौम के फ्यूचर हो, मुस्तकबिल हो आप कौम का। सियासत क्या कहती है उस पर बात नहीं करनी।
हम समय अपने समाप्त जमीर हुआ। से सोचें। समय समाप्त हुआ, ये रेगुलर डिबेट नहीं है। समय समाप्त मतलब समय समाप्त। जबरदस्त, दोनों ने अपनी अपनी बात बहुत अलग अंदाज में कही है। और अब आप तीनों के पास माइक है, अगर आपको इन दोनों से कोई काउंटर क्वेश्चन पूछना है या आपको लगता है कोई भटका टॉपिक में आपको कुछ सवाल पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नहीं, इन्होंने तो बहुत अच्छी तरीके से अपनी वो दी है, दलील दी है, जो वहाँ पर जो ईरान में भी अत्याचार बहुत हो रहे हैं अगर मानवाधिकारों की बात की जाती है। और देखिए बात ऐसी है, जो ईरान की अगर हम आबादी देखें कितनी है, इजराइल से कितनी बड़ी है, अगर ईरान का हम क्षेत्रफल देखें कितना बड़ा है, तो उसको ये कहने की क्या ज़रूरत है जो हम इसको एकदम ध्वस्त कर देंगे, एकदम हम ख़त्म कर देंगे इजराइल को। और देखिए इजराइल, आपके लिए ये शायद प्रश्न नहीं है, प्रश्न तो हमारे उन साथियों के लिए है, दोस्तों के लिए है। और हमेशा जब से इजराइल पैदा हुआ है 1948 में, हमेशा उसके विरुद्ध सभी देशों ने, उसके आसपास पड़ोसी देशों ने मिलकर उसके ऊपर हमला किया है। और वो उसने इतना छोटा सा देश होते हुए उसने अपनी रक्षा की है। अब इस छोटे से देश पर अगर वो कहता है इतना बड़ा देश जो हम इसको ध्वस्त कर देंगे, तो फिर उसको अपनी संरक्षण का तो पूरा अधिकार है। ठीक है, अब वो जैसे चलिए भी करे। आपको कुछ पूछना है जल्दी से। अंजना, मुझे तो यही लग रहा है कि यहाँ जजेस भी अपना पक्ष दे रहे हैं। अगर वो बात है तो मैं भी अपना पक्ष रखूंगी। बिल्कुल रख लीजिए, आपको भी 10 सेकंड दिया मैंने। बिल्कुल ठीक। तो देखिए, जब हम बात करते हैं कि इजराइल को राइट टू एग्जिस्ट जो है, और हम एज एन इंडियन और एज एन एनालिस्ट और एज अ जज मैं पूरा समर्थन करती हूँ कि इजराइल को जीने का अधिकार है, राइट टू एग्जिस्ट होना चाहिए उनका। लेकिन साथ में, अभी आप बहुत छोटे हैं, अभी स्टूडेंट्स हैं आप, लेकिन क्या पैलेस्टीनियंस को यह अधिकार नहीं होना चाहिए जीने का? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप लोगों ने सबने कहा कि बुद्धिस्ट को जीने का अधिकार है, हिंदुओं को जीने का अधिकार है, क्रिश्चियंस को जीने का अधिकार है, तो क्या पैलेस्टीनियंस को जीने का अधिकार नहीं है? होना चाहिए। दूसरी बात ये कि जनरल दयाल ने यह बात बिल्कुल सही कही कि इजराइल और ईरान के बीच में इतनी बड़ी डिस्टेंस है। जब प्रॉक्सी वॉर्स की बात हो रही है, हिजबुल्लाह को आपने अटैक किया, हम आपका समर्थन कर रहे हैं। आपने हमास को, एक आतंकी ग्रुप है, उसको अटैक किया, हम समर्थन कर रहे हैं। लेकिन ईरान एक कंट्री, एक सॉवरेन नेशन है, आप उस पर अटैक कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। ठीक है, मतलब आपके लिए कोई सवाल नहीं आया तो मुझे लगता है कि आप अपनी जगह पर जाकर बैठ सकते हैं।